Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about our MRP, that is must remember point regarding eye. So eye की anatomy plus हम उसके disorders discuss करेंगे in very क्रस काइंड ऑफ बस पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्सेट, वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द सो फर्स्ट हम आईज के कुछ अनाटोमी के बारे में डिस्कस कर लेंगे. सो फर्स्ट हमारा आई का स्ट्रक्चर है. सो आई का स्ट्रक्चर में द आउटर लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आउटर लेयर में क्या क्या है हमारा एस एंड सी मीन्स की स्क्लेरा है प्लस कोरोइड है, राइट. सो स्क्लेरा प्लस कॉर्निया. स्क्लेरा प्लस कॉर्निया इज द आउटर फाइबरस लेयर जो कि बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. स्क्लेरा प्लस कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है, एवस्कुलर होता है, नो ब्लड सप्लाई, ठीक है ना. सो स्क्लेरा एंड कॉर्निया इज द आउटर फाइबरस लेयर. स्क्लेरा जो व्हाइटिश पार्ट होता है एंड द कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है. कमिंग टू द मिडल वस्कुलर लेयर. सो मिडल जो है वो हाईली वस्कुलर होता है. बेसिकली जो न्यूट्रिशन हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया, सबसे ज्यादा होता है. सो मिडल वस्कुलर लेयर होता है जिसमें यूवियल ट्रैक्ट होता है बेसिकली. सो यूवियल ट्रैक्ट में तीन कंपोनेंट्स है, दैट इज CCI है ना. सो ऐसे याद करना है आपको. यूवियल ट्रैक्ट में तीन चीजें हैं, दैट इज कोरोइड है, कोरोइड हो गया, सिलियरी बॉडी हो गया और आइरीज हो गया, है ना. सो तीन कंपोनेंट्स है हमारे मिडल वस्कुलर लेयर में. मिडल लेयर में दैट इज यूवियल ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरीज, ठीक है ना. सो कोरोइड हो गया. सिलियरी बॉडी के बारे में आपको दो चीजें याद करना है. सिलियरी बॉडी बेसिकली क्या करता है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करते हैं. एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं. सिलियरी जो है, सिलियरी मसल्स जो है वो एकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं एंड एक्वस ह्यूमर भी प्रोड्यूस करता है जो कि बेसिकली इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है. कमिंग टू आइरिस, जहां से बहुत बार एमसीक्यू आ रखा है आइरिस. द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग आइरिस इज इट इज द कलर्ड पार्ट होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. जैसे कि हम लाइट में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. एंड जब व्हेन वी आर गोइंग इन द डीम लाइट, हमारी जो प्यूपिल है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है ना. सो डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन, जो साइज ऑफ द प्यूपिल है ना, वो आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है. एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, है ना. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको याद करना है. कोरोइड का इंपॉर्टेंट फंक्शन अकोमोडेशन प्लस सिलियरी बॉडी का इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज अकोमोडेशन प्लस एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, ठीक है. सो आउटर लेयर हमने पढ़ लिया, मिडल लेयर पढ़ लिया. कमिंग टू द इनर लेयर. सो इनर बेसिकली क्या है, नर्वस लेयर है ना. न्यूरॉन्स नर्वस लेयर है, दैट इज रेटिना. सो रेटिना का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट इज रेटिना क्या करता है, रेटिना करता है कन्वर्ट द लाइट इनटू द नर्व इंपल्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी लाइट आ रहा था वो लाइट हमारा जो ब्रेन है वो लाइट परसीव नहीं करेगा. दैट लाइट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की भाषा हमारे ब्रेन को समझ में आती है ना. सो जो भी लाइट आया है, रेटिना क्या करेगी, वो लाइट को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देगी. सो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया. एंड रेटिना में बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि रोड्स, कोन्स, है ना, मैक्यूला ल्यूटिया जगह है, फोविया सेंट्रालिस है. सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट रोड्स जो है ना, रोड्स में देखो आर है ना, आर मतलब रात, ऐसे रखो. आर मतलब रोड्स, आर मतलब रात, मतलब कि नाइट विजन में ये हेल्प करता है, ठीक है ना. सी मतलब कलर, सी मतलब कोन्स, मतलब कलर एंड डे लाइट विजन में कोन्स हेल्प करता है. सो ऐसे आपको याद रखना, रोड्स, आर रात, नाइट विजन. सी कोन्स, कलर, कलरफुल विजन एंड डे लाइट विजन में. मैक्यूला लूटिया एक प्लेस है जहां पे शार्प सेंट्रल विजन होती है ना. शार्प सेंट्रल विजन कहां पे होती है, मैक्यूला लूटिया. एंड फोविया सेंट्रालिस जहां पे हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी होती है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करने हैं. देन कमिंग टू प्यूपिल के बारे में, एंड ये हमारा आईज का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. कमिंग टू द प्यूपिल के बारे में, प्यूपिल का जो नॉर्मल साइज पूछते हैं, नॉर्मल साइज ऑफ प्यूपिल क्या होती है, नॉर्मल साइज ऑफ प्यूपिल होती है हमारी 2 to 8 mm, 2 to 8 mm होती है, ठीक है ना. सो 2 to 8 mm इज द नॉर्मल साइज ऑफ द प्यूपिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड क्या है, 2 to 8 तो हमारी नॉर्मल होती है, बट अभी मैंने क्या बोला कि प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, डायलेट करता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, राइट. सो 2 to 4 mm बेसिकली ब्राइट लाइट. जब आप ऐसे ब्राइट लाइट में, सनलाइट में जब जाओगे, बाहर जब जाओगे आउटसाइड, तो आपकी जो प्यूपिल है वो 2 to 4 mm के बीच में डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है ना. सो ब्राइट लाइट में 2 to 4 mm होती है और डीम लाइट में प्यूपिल को डायलेट होना है सो दैट ज्यादा से ज्यादा अच्छे से फोकस हो बन पाए. सो 5 to 8 mm जो प्यूपिल की साइज होती है इन द डीम लाइट में. सो नॉर्मली 2 to 8 mm इज द नॉर्मल साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है.
सो इन प्यूपिल में हम क्या करते हैं, प्यूपिल में हम क्या एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज पैरेला। सो पैरेला में आपको क्या करना है, PE प्यूपिल इक्वल। सो प्यूपिल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बोथ प्यूपिल कैसा होना चाहिए, दोनों आईज बाइलेटरल प्यूपिल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। R फॉर राउंड, कैसा होना चाहिए, प्यूपिल का जो साइज है वो कैसा होता है, राउंड होता है, स्फेरिकल होता है, राउंड होता है, ऐसे कॉन्वेक्स कनकेव, ऐसे लाइक काइंड ऑफ ओवॉइड, ऐसा ओवल ऐसा शेप नहीं होता है, प्यूपिल कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है ना। सो प्यूपिल बाइलेटरली प्यूपिल इक्वल होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। RL मतलब रिएक्टिव टू लाइट, रिएक्टिव टू लाइट है ना, रिएक्टिव टू लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टिव टू लाइट मतलब कि इन रिस्पॉन्स टू लाइट प्यूपिल क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट होगी, डीम लाइट में क्या होगा, प्यूपिल डायलेट होगी। सो रिएक्टिव टू लाइट होना चाहिए एंड बोथ द प्यूपिल, एंड A इज द एकोमोडेशन होना चाहिए, ठीक ना। सो प्यूपिल इक्वल, राउंड, रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे तो क्या होगा, देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ लेंस, लेंस का कन्वर्जेंस होगा, और जो आइज कन्वर्जेंस होगी, जब आप इसको पास में लाओगे तो आपकी आइज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंस हो जाती है, और जो लेंस है वो थिकनिंग हो जाती है, दैट इज द एकोमोडेशन हो जाती है, एकोमोडेट करती है हमारी लेंस, है ना। सो प्यूपिल इक्वल, राउंड, रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन, एंड ये दोनों बाइलेटरल होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल थिंग, है ना, जो हम असेस करते हैं। उसके अलावा कुछ आपको टर्म्स पता होना चाहिए, दैट इज मिड्रियासिस। सो मिड्रियासिस का मतलब होता है डायलेट प्यूपिल, है ना, डायलेटेड प्यूपिल को क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस, है ना, डायलेटेड प्यूपिल इज नोन एज मिड्रियासिस। मायोसिस का मतलब होता है कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, है ना। सो कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल इज नोन एज मायोसिस। एंड पिन पॉइंट प्यूपिल कब देखने को मिलता है, लाइक लेस देन 1 mm जो साइज होती है ना, है ना, 1 mm, लाइक लेस देन 2 mm मान लो आप, उसको हम बोलते हैं पिन पॉइंट, लेस देन 1 mm इनफैक्ट, लाइक ऐसे पिन पॉइंट सा होगा। सो पिन पॉइंट प्यूपिल कहाँ मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पोंटाइन हेमरेज में। पोंटाइन हेमरेज, बोन्स में अगर हेमरेज हो जाता है, ब्लीड हो जाता है तो देखने को मिलता है। प्लस एक और जगह है, आपको पता होना चाहिए, आई थिंक आपको पता होगा, दैट इज द ओपियोइड पॉइजनिंग में, है ना, ओपियोइड पॉइजनिंग में। सो ये दोनों जगह पे आपको याद रखना है, देयर इज पिन पॉइंट प्यूपिल मिलता है, ठीक है ना। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंड ये क्या करता है, ये करता है मिड्रियासिस करता है, मतलब कि प्यूपिल को क्या करता है, ये डायलेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए आपको। सो एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर है हमारा क्लियर वाटर फ्लूइड, एक्वस मतलब कि एकदम क्लियर है, क्लियर वाटर फ्लूइड है, एंड जिसका काम क्या है, नरिशमेंट में हेल्प करता है, प्लस प्रेशर मेंटेन करके रखता है। क्योंकि एक्वस ह्यूमर, अभी मैंने आपको पिछले से पिछली स्लाइड्स में बताया था कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करके रखता है ना। सो सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है, एंड बेसिकली आईओपी मेंटेन करके रखता है ना। सो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करके रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एंड कहाँ से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है, सिलियरी बॉडी से। सो प्रोड्यूस कहां से होता है, सिलियरी बॉडी से होता है, अभी मैंने बताया था आपको। एंड ये कहां पे पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। सो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ लाइक एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो एंटीरियर चैम्बर मतलब बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, एंड बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस इट इज नोन एज पोस्टीरियर चैम्बर। सो ये आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। एंड एक्वस ह्यूमर क्या है ना कि ये कंटिन्यूअसली बनता रहता है एंड रीअब्जॉर्ब होता रहता है। सो लाइक एवरी 90 मिनट पे ये रिप्लेस होता रहता है। अब एवरी 90 मिनट पे रिप्लेस हो रहा है, इट मींस कि इसका पूरा प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, एंड देन ड्रेन हो जाएगा। सो ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क में जाता है, देन कैनल ऑफ स्केलम में जाता है, देन एपिस्क्लेरल वेन में जाता है। सो लाइक ऐसे TSE याद कर लो, TSE पहले ट्रेबिकुलर मेशवर्क, देन हमारा क्या बोलते हैं स्केलम में, देन एपिस्क्लेरल वेन में जाके फिर वो ड्रेन हो जाता है। अगर ये प्रॉपर कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज हो गया, अगर ये प्रॉपर तरीके से ड्रेन नहीं हुआ तो क्या होगा, अंदर अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एक्वस ह्यूमर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो आईओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर ट्रेबिकुलर मेशवर्क या फिर कैनाल ऑफ स्केलम में कहीं पे ब्लॉकेज हुआ तो आईओपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सो ये हम ग्लोकोमा में पढ़ेंगे। सो ग्लोकोमा में यही इंपॉर्टेंट है, आईओपी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है ना। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्वस ह्यूमर के बारे में पता है। सेकंड हमारा है विट्रस ह्यूमर। सो विट्रस ह्यूमर में क्या पता होना चाहिए आपको कि इट इज ऑल्सो क्लियर,
देखो एक्वस ह्यूमर भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, बट एक्वस ह्यूमर क्या है, वाटर फ्लूइड जैसा है, बट ये जेल लाइक है। सो क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस है ये। एंड ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है हमारा शेप मेंटेन करता है, आई बॉल की शेप मेंटेन करता है एंड सपोर्ट करता है ना, सपोर्ट करता है किसको, लेंस रेटिना को सपोर्ट करता है एंड आई बॉल की जो शेप है वो मेंटेन करके रखता है। कौन, विट्रस ह्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करता था, एक्वस ह्यूमर नरिशमेंट करता था और आईओपी मेंटेन कर रहा था, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट में है, ये हमारा एंटीरियर सेगमेंट में था, एक्वस ह्यूमर हमारा एंटीरियर सेगमेंट में था, विट्रस ह्यूमर हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट में है, मतलब बिहाइंड द लेंस एंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना के फ्रंट में है, दैट्स वाई रेटिना को सपोर्ट करता है ना। एंड इट इज नॉट कंटिन्यूअसली फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस ह्यूमर क्या था कि कंटिन्यूअसली फॉर्म होता रहता है, ड्रेन होता रहता है, बट ये कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। सो ये कुछ पॉइंट आपको एक्वस ह्यूमर प्लस विट्रस ह्यूमर के बारे में बात करना है, याद करना है। देन कमिंग टू द ब्लड सप्लाई, सो आईज को कौन ब्लड सप्लाई करता है, दैट इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, दैट इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, दैट सप्लाई द हमारे आईज को सप्लाई करती है। एंड जो वीनस ड्रेन कहाँ पे होती है, ऑप्थेल्मिक वेन है ना, सो ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू वो ड्रेन होती है। सो वीनस सप्लाई क्या है, दैट इज द ऑप्थेल्मिक वेन, सिंपल है। आईज इज रिलेटेड टू ऑप्था है ना, आईज को हम ऑप्था बोलते हैं। सो ऑप्था, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। विजन में कौन हेल्प करता है, विजन में हेल्प करता है ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व जो है वो विजन में हेल्प करता है। कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस में ट्राइजेमिनल नर्व हेल्प करता है। एंड जो हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है, जो आई बॉल के मूवमेंट में जो हेल्प करता है, वो हमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल। एंड इसको कौन सप्लाई करता है, इसको हमारा ऑक्यूलो मोटर सप्लाई करता है। थर्ड क्रेनियल नर्व है ना, ऑलरेडी मैंने आपको क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बता रखा है। सो थर्ड क्रेनियल नर्व दैट इज ऑक्यूलोमोटर प्लस फोर्थ क्रेनियल नर्व दैट इज द ट्रोक्लियर एंड द सिक्स्थ वन दैट इज द एब्ड्यूसेंस नर्व। सो ये हमारा ट्रोक्लियर, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस जो क्रेनियल नर्व है वो तीनों मिलके जो आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। सो जितने भी मसल्स है, लाइक 6 मसल्स है वहां पे, लाइक सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। सो ये हमारी 6 मसल है ऑफ हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है ये 6। सो ये 6 को ये तीनों क्रेनियल नर्व मिलकर सप्लाई करती है, ठीक है ना। सो इसमें से सारे मसल्स को, जो ज्यादातर मसल्स को कौन सप्लाई करता है, थर्ड क्रेनियल नर्व दैट इज द ऑक्यूलोमोटर, एक्सेप्ट दो आपको कैसे याद करना है, एक्सेप्ट दो आपको याद करना है LR6 निमोनिक से, LR6SO4, मतलब कि लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है एंड सुपीरियर ऑब्लिक SO4 मतलब कि सुपीरियर ऑब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है एंड बाकी रेस्ट ऑफ द मसल इज सप्लाइड बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व। सो ऐसे आपको याद करना, ठीक है ना। सो LR6SO4 lateral rectus 6th cranial nerve and superior oblique is supplied by the 4th cranial nerve and the rest of the extraocular muscle is supplied by the 3rd cranial nerve, ठीक है ना। so that is the important point. Then coming to कुछ हमारे एग्जामिनेशन, सो एग्जामिनेशन में हमारा एक स्नेलन चार्ट आता है। सो दिस इज द इमेज ऑफ स्नेलन चार्ट, जिससे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इट इज यूज्ड टू टेस्ट द विजुअल एक्यूटी ऑफ द डिस्टेंट विजन, है ना। सो डिस्टेंस विजन का हम विजुअल एक्यूटी किससे चेक करते हैं, स्नेलन चार्ट से करते हैं। इसमें कितनी दूरी पे खड़ा करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 20 फीट और 6 मीटर के डिस्टेंस पे हम एग्जामिनर को, हम जो पेशेंट है उनको खड़ा करते हैं। एंड नॉर्मल विजुअल एक्यूटी का मतलब है 6/6 और 20/20, मतलब कि 6/6 का मतलब है कि जो पेशेंट जिसका हम चेक करें वो 6 मीटर की डिस्टेंस पे देख सकता है, नॉर्मल जो पर्सन है वो भी 6 मीटर की डिस्टेंस पे देख सकता है। सो 6/6 और 20/20 इज द नॉर्मल विजुअल एक्यूटी ऑफ द स्नेलन चार्ट, ठीक है ना। ऐसे ही नियर विजन के लिए जैगर चार्ट यूज करते हैं। सो स्नेलन चार्ट इज फॉर डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन के लिए जैगर चार्ट होता है। एंड थर्ड हमारा है स्क्यारा चार्ट। सो स्क्यारा चार्ट इज यूज फॉर द कलर विजन। दिस ऑल आर द स्क्यारा चार्ट। आपने में भी आप कभी विटनेस भी हुए होंगे ना, आपने कभी ये चेक भी करवाया होगा, लाइक जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो ये टेस्ट किया जाता है स्क्यारा चार्ट, ठीक है ना। सो स्क्यारा चार्ट फॉर कलर विजन। कमिंग टू द ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। सो जो हमारे जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो ब्लाइंडनेस की जो डेफिनेशन है दैट इज की टोटल एब्सेंस ऑफ साइट और विजुअल एक्यूटी इज लेस देन 3/60। लेस देन 3/60 का मतलब है कि एट 3 मीटर के डिस्टेंस पे जिस पेशेंट का हम चेक करें जिसको ब्लाइंडनेस है वो दे कांट सी,
एंड जो नॉर्मल पर्सन है दे कैन सी इवन द 60 मीटर के डिस्टेंस पे भी, है ना. सो दैट इज 3/60. सो विजुअल एक्टिविटी इज लेस देन 3/60 एंड विजुअल फील्ड लॉस इज लेस देन 10 डिग्री, है ना, इन बेटर आईज और विथ यूज ऑफ स्पेक्स. सो बेटर आईज में एंड और विथ द यूज ऑफ स्पेक्स अगर ये चीजें हैं, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, विजुअल एक्टिविटी इज लेस देन 3/60, विजुअल फील्ड लॉस इज लेस देन 10 डिग्री, सो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो WHO के अकॉर्डिंग भी यही है, एंड जो हमारे इंडिया में जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग भी यही डेफिनेशन है, ठीक है ना. सो ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए. कमिंग टू हमारा डिसऑर्डर्स. सो डिसऑर्डर में 3 से 4 डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेसिकली रिलेटेड टू आई, दैट इज कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया और कंजक्टिवाइटिस हो गया. सो ये 4 डिसऑर्डर बेसिकली आपको याद करना है. इसमें बेसिकली द क्लिनिकल फीचर जो है ना, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो एक यूनिक क्लिनिकल फीचर्स है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना. सो कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट मतलब होता है कि इट इज द ओपेसिटी, ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस, है ना. सो ओपेसिटी एंड क्लॉडिनेस ऑफ द लेंस, इट इज नोन एज कैटरेक्ट. अब ये जो लेंस की ओपेसिफिकेशन हो जाएगी तो क्या होगी? ऑफ कोर्स डिक्रीज इन विजन, एंड अगर वो धीरे धीरे आपने ट्रीट नहीं किया तो ब्लाइंडनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो कैटरेक्ट का मतलब है ओपेसिफिकेशन और क्लॉडिनेस ऑफ द लेंस एंड इट लीड्स टू डिक्रीज इन विजन, एंड इफ टाइमली ट्रीटेड नहीं हुआ तो कंप्लीटली ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ठीक है ना. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है? दैट इज द कैटरेक्ट. लाइक अराउंड 66 समथिंग परसेंटेज है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, दैट इज द कैटरेक्ट. बाकी जो ग्लोकोमा हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट, वो बहुत कम है, लाइक 4%, 5%, 6% है. इट अप्रोक्सीमेटली 60-66% है कैटरेक्ट का ब्लाइंडनेस में कॉज, ठीक है ना. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज द कैटरेक्ट, ठीक है. सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है. देन कमिंग टू द कॉज. सो कैटरेक्ट के बहुत सारे कॉज है. एक बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट. सेनाइल कैटरेक्ट का मतलब है कि बिकॉज ऑफ द एजिंग से जो धीरे धीरे एजिंग होता है 50, 60, 70 में, तो कैटरेक्ट डेवलप होने लगता है. सो उसको हम बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक है ना. कुछ हेरिडेटरी या फिर कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी होता है. एंड कुछ कैटरेक्ट का कॉज क्या है? बिकॉज ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा. एंड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ऑफ यूवी, है ना, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा. सो ये सारे हमारे कॉज है ऑफ कैटरेक्ट, ठीक है. कमिंग टू टाइप्स. तो टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है? न्यूक्लियर कैटरेक्ट. सो न्यूक्लियर कैटरेक्ट में क्या होता है? नाम से पता चला, न्यूक्लियस मतलब कि सेंटर में होगा. सेंटर में क्या होगा? ओपेसिफिकेशन होगा. तो इट इज द ओपेसिफिकेशन इन द सेंटर ऑफ द लेंस, है ना, सेंटर ऑफ द लेंस, ओपेसिफिकेशन. सो इन द सेंटर ऑफ लेंस अगर ओपेसिफिकेशन होगा, इट इज नोन एज न्यूक्लियर कैटरेक्ट. कॉर्टिकल का मतलब कि पेरिफेरी में होगा, है ना, पेरिफेरी, कॉर्टिकल एरिया में, पेरिफेरी एरिया में. सो इफ द ओपेसिफिकेशन इन द पेरिफेरी ऑफ द लेंस, इट इज नोन एज कॉर्टिकल. एंड सब कैप्सुलर मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द कैप्सूल, है ना. सो इन फ्रंट ऑफ कैप्सूल, इन फ्रंट ऑफ कैप्सूल में अगर ओपेसिफिकेशन होगा लेंस के तो उसको हम बोलेंगे सब कैप्सुलर. सो जहां पे है ओपेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग बेसिकली टाइप्स बना दिया गया है, ठीक है ना. Coming to the most important part that is the clinical features. So early clinical features में क्या होता है? blur vision होगा and decrease the color perception. So ये हमारा early होगा. And the late is very important, that is the presence of milky white plaque appearance. And वो आपको दिखता भी होगा, मतलब आपने कभी देखा भी होगा किसी का कि पूरा जो लेंस है पूरे से मिल्की व्हाइट सा अपीयरेंस होता है ना. सो ब्लर विजन एंड डिक्रीज द कलर परसेप्शन इज द अर्ली साइन, एंड धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ मिल्की व्हाइट प्लेक अपीयरेंस इज द लेट साइन, ठीक है ना. उसके अलावा डिप्लोपिया, है ना, ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं. सो ये हमारा क्लिनिकल फीचर 2 इंपॉर्टेंट आपको याद करना है. कमिंग टू मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट में देयर इज नो मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना. सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट क्या है? दैट इज द फैको इमल्सिफिकेशन. फैको इमल्सिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट. इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली लेंस को विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उससे हम ब्रेक डाउन करते हैं. तो लेंस को ब्रेक डाउन किया, उसको सक्शन आउट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड देन इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन हो जाती है. दैट इज नोन एज फैको इमल्सिफिकेशन प्लस इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, ठीक है. इस सर्जरी के बाद ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू
educate to your patient that is do not rub or press the eyes, very very important, eyes को rub नहीं करना है, press नहीं करना है, and you have to wear the dark glasses during daytime and protective eye shield at the night and proper medication, जो भी आपको steroids, antibiotics है ना, and like कि eyes को क्या बोलते हैं काइंड ऑफ ह्यूमिडिफाई करने के लिए है ना, वो ड्राई से प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेडिकेशन दिया है वो आपको प्रॉपरली टाइम पे देना है, आपको अपने आप से एकदम से स्टॉप नहीं करना है, ये आपको एजुकेट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड द वाटर एंटरिंग इनटू द आईज, सो इसलिए 7 to 10 डेज तक अगर फेस ऐसे नहीं धोना, लाइक जस्ट आपको ऐसे काइंड ऑफ वाइप करना है। एंड हेयर भी जब वॉश करोगे तो आपको आईज के पास जो वाटर नहीं आने देना, सो ये हमें एजुकेट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड, हैवी लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनस एक्सरसाइज, क्योंकि इससे इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सो ये सब हमें अवॉइड करना है। एंड द वार्निंग साइन यू हैव टू टेल टू योर पेशेंट कि कभी भी आपको पेन, रेड ड्रॉप, पेन मतलब कि आपको एकदम आईज में पेन होगा है ना, एकदम सडन सीवियर पेन हुआ है ना, रेडनेस इन द आईज, अगर रेडनेस हो गया, एंड ड्रॉप मतलब डिक्रीज इन विजन, डिक्रीज विजन, सो अगर आपको सडन पेन, सडन रेडनेस, सडन डिक्रीज ऑफ विजन एंड सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज, सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज अगर आपको होता है, सो यू हैव टू कम टू डॉक्टर इमीडिएटली, ये आपको वार्निंग साइन आपको अपने पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा कैटरेक्ट के बारे में हो गया। कमिंग टू सेकेंड वन, दैट इज द ग्लोकोमा। सो ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप खुद से नोट्स बना लो, ठीक है ना। इस एमआरपी की कोई भी आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाली है, यू हैव टू मेक नोट्स बाय योर ऑन, है ना, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन। सो आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी होगी, लेट्स सपोज इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ रखी है, सो उसको आप अपनी छोटी कॉपी में, अपने मिस्टेक बुक में, है ना, जो भी नोटबुक है आपकी उसमें फटाफट लिख लो, अपने नोट्स में ही ऐड कर लो। सो यू हैव टू मेक योर नोट्स बाय ओन, इसकी कोई भी पीडीएफ नहीं मिलने वाली है, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बट यस स्क्रीनशॉट लेते हो तो प्लीज उसको अपने नोटबुक में जरूर एंटर कर लेना, अदरवाइज वो आपके फोन में ही रह जाएगा, ठीक है। सो ग्लोकोमा के बारे में पढ़ते हैं। सो ग्लोकोमा में क्या है इंपॉर्टेंट, दैट इज अभी मैंने बताया कि सिलियरी बॉडी क्या करता है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है, एंड एक्वस ह्यूमर प्रॉपरली क्या करता है, लाइक सर्कुलेट होता है, एंड देन हमारा एपिस्क्लेरल वेन में क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। अगर ब्लॉकेज हो गया है ना, अगर ट्रेबिकुलर मेशवर्क के पास ब्लॉकेज हो गया, कैनाल ऑफ स्क्लेम में ब्लॉकेज हो गया, तो वो जो एक्वस ह्यूमर है वो मतलब प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वहीं पे रिटेन रहेगा, वहीं पे रिटेन रहेगा तो धीरे 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 क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सो दैट इज नोन एज ग्लोकोमा, है ना। सो इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड इट लीड्स टू इरिवर्सिबल ऑप्टिक नर्व डैमेज, क्योंकि ऑप्टिक नर्व को प्रेस करेगा, सो इट लीड्स टू इरिवर्सिबल ऑप्टिक नर्व डैमेज, ऑफ कोर्स क्या होगा, विजन लॉस होगा, है ना। सो नॉर्मल आईओपी कितना होता है, दैट इज 10 to 20 mm ऑफ एजी इज द नॉर्मल आईओपी, इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, दैट इज बाय टोनोमीटर। So tonometer is the instrument by that we are measuring the intraocular pressure, ठीक है ना। एंड जो हमारा ग्लोकोमा है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, एक होता है हमारा क्लोज एंगल ग्लोकोमा। सो नाम में ही छुपा हुआ है सब कुछ। ओपन एंगल ग्लोकोमा का मतलब है कि एंगल तो ओपन रहेगा, द ओनली थिंग इज दैट कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। सो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, थोड़ा फ्लो हो रहा है, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, एंगल ओपन है, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन, है ना। सो ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, और भी बहुत सारे होते हैं, दो इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। सो ओपन एंगल ग्लूकोमा इज द मोस्ट कॉमन होता है, एंड देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 एक्वस ह्यूमर वहां पे रिटेन होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, सो धीरे धीरे क्या होगा, विजन लॉस होगा, सो धीरे धीरे विजन लॉस होगा, धीरे धीरे आईओपी बढ़ेगा, तो यहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे होगा, प्रोग्रेसिवली होगा, ये याद रखना आपको, है ना। सो देयर इज पेनलेस, gradual loss of peripheral vision and tunnel vision. So gradual loss of peripheral vision and the tunnel vision, and ये क्या होगा, पेनलेस होगा। So ये तीन important clinical feature you have to remember regarding open angle glaucoma, ठीक है। इसका मैनेजमेंट बेसिकली स्टार्टिंग में हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं होता है तो लास्ट में सर्जिकल मैनेजमेंट आता है, ठीक है ना। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, दैट इज टीमोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछे ओपन एंगल ग्लूकोमा का, सो दैट इज टीमोलोल। बीटा ब्लॉकर जो कि क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा, एंड आईओपी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना। एंड उसके अलावा पाइलोकार्पिन होता है, पाइलोकार्पिन क्या करेगा,
जो प्यूपिल है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा सो डेट जो एक्वस ह्यूमर है वो इजिली अच्छे से फ्लो हो सके, है ना। एंड एसिटाजोलामाइड अगेन क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। सो बीटा ब्लॉकर दैट इज टिमोलोल और पाइलोकार्पिन एंड दिस एसिटाजोलामाइड इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड वन दैट इज द क्लोज एंगल ग्लूकोमा। सो यहाँ पे जो एंगल है ना वो क्लोज हो गया है, सो क्लोज हो गया है, सो देयर इज ब्लॉकिंग, कंप्लीटली क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। सो ब्लॉकिंग द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब एकदम ब्लॉक हो गया तो एकदम से क्या होगा, एक्वस ह्यूमर वहां पे एकदम से इकट्ठा हो जाएगा। सो आईओपी क्या होगा, सडन इंक्रीज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे सडन इंक्रीज हो रहा है, वहां पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सडन आईओपी इंक्रीज होगा एंड इट इज द ऑक्यूलर इमरजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि ऑप्था में 2-3 चीजें ही इमरजेंसी वाली चीजें हैं, उसमें से ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज द ऑक्यूलर इमरजेंसी। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेम्बर, है ना। सो इमरजेंसी है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको कैसे याद करना है, द निमोनिक इज रेड हेलो पेन। रेड हेलो पेन में मतलब कि आर मतलब रेडनेस, ई मतलब आई पेन, डी मतलब डिक्रीज विजन, ठीक है ना। सो रेडनेस होगा, आई पेन होगा, डिक्रीज्ड विजन होगा एंड हेलो मतलब कि हेलोज अराउंड द लाइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश क्लिनिकल फीचर, ये आपको याद करने हैं, है सारा याद करना, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेडनेस, आई पेन, डिक्रीज्ड विजन, हेलोज अराउंड द लाइट एंड एंजाइटी, वॉमिटिंग भी होती है क्योंकि आईओपी इंक्रीज हो रखा है ना, सो एंजाइटी होगी, वॉमिटिंग, नोजिया भी लगता है, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन एंड ओपेक कॉर्निया, है ना। सो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है इन क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन का आपको पेनलेस, टनल विजन एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन याद करना है। क्लोज में आपको लाइक रेडनेस, आई पेन, डिक्रीज विजन, वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोज अराउंड द लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो ये याद करना है। एंड मैंने क्या बोला, क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज द इमरजेंसी, ऑक्यूलर इमरजेंसी। तो आप ऐसे मेडिकल के लिए वेट नहीं कर सकते हो कि आपने ड्रॉप्स डाले, आपने मेडिसिन दिया एंड धीरे धीरे वहां पे क्या बोलते हैं आईओपी डिक्रीज हो रहा है। नो, यहाँ पे लाइक 50-70 mm ऑफ एचजी तक इंक्रीज हो जाता है आईओपी। नॉर्मल 10 to 21 है, 50-70 तक हो जाता है। सो सोचो कितना ज्यादा लाइक विजन लॉस हो सकता है, कंप्लीटली कुछ भी हो सकता है ना। सो इट इज द ऑक्यूलर इमरजेंसी। तो यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सर्जिकल में क्या करते हैं, आइरिडोटोमी करते हैं, इरिडोटोमी करते हैं, है ना। वहां पे ओपनिंग क्रिएट करते हैं सो दैट जो एक्वस ह्यूमर है वो इजिली फ्लो हो सके। सो इरिडोटोमी इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है ना। सो दीज ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर रिगार्डिंग ग्लूकोमा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा द थर्ड टॉपिक, दैट इज, उसके बाद छोटा छोटा लाइक वन लाइनर में कभी कभी पूछ लेते हैं, दैट यू हैव टू नो, दैट इज मायोपिया। सो मायोपिया इज नोन एज नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब कि पास की चीजें तो दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, क्योंकि जो इमेज है ना वो रेटिना से पहले बन जाती है ना, बिफोर द रेटिना इमेज बन जाती है, इसलिए पास की चीजें तो दिख जाती है पर दूर की चीजें नहीं दिखती है, दैट इज नोन एज मायोपिया। एंड इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, बाई कनकेव लेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मायोपिया बाई कनकेव लेंस के थ्रू करेक्शन होता है। सेकेंड हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया में मतलब क्या होता है, फार साइटनेस, दूर की चीजें दिखती है पास की नहीं दिखती है। सो मायोपिया याद कर लो, उसका ऑपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। सो हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिख रही है, पास की चीजें नहीं दिख रही है, ठीक है ना। एंड इट इज करेक्टेड बाय द कन्वेक्स लेंस, किसके थ्रू करेक्ट करते हैं, कन्वेक्स लेंस के थ्रू करेक्ट करते हैं। थर्ड हमारा है प्रेस बायोपिया। सो प्रेस बायोपिया क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एजिंग जो लेंस की जो इलास्टिसिटी है ना वो लॉस हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ द एजिंग देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, यहाँ पे विजन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड फोर्थ हमारा है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, देयर इज इरेगुलर, जो लेंस की जो कर्वेचर है ना वो इरेगुलर हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे दो जगह इमेज बनती है, दो जगह पे इमेज बनती है एंड इट इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म। इसको करेक्शन करते हैं सिलेंड्रिकल ग्लास लेंस से, है ना। सो इरेगुलर कर्वेचर ऑफ द आई थिंक कॉर्निया होता है, इट्स नॉट लेंस, इट्स द कॉर्निया, irregular curvature of the cornea and it leads to like
टू साइड पे इमेज बनेगी एंड इट इज करेक्टेड बाय द सिलेंड्रिकल ग्लास लेंस। एक बार ये आप कंफर्म कर लेना, मैं भी कंफर्म करके आपको कमेंट में लिख दूंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। देयर इज इरेगुलर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड बिकॉज ऑफ दैट दो जगह पे इमेज बनती है एंड यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल ग्लास लेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ये 4 पॉइंट आपको याद करना है। कमिंग टू रेटिनल डिटैचमेंट। सो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है ना, देखो जो हमारी रेटिना है ना, रेटिना में टोटल 10 लेयर्स होती है, 10 लेयर्स होती है, मतलब इतना पतला सा रेटिना है उसमें भी 10 लेयर्स होती है, इतना आपको याद नहीं करना है। सो 1 to 9 लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी लेयर, एंड लास्ट वाले लेयर को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। सो यहाँ पे क्या होता है ना, दिस इज द नॉर्मल आई, ये हमारा रेटिना है, ये हमारा रेटिना दिख रहा है आपको, रेटिना है, इससे करते दिखेगा ना, ये हमारा रेटिना है, ठीक है नॉर्मली। बट यहाँ पे क्या हुआ है, रेटिना जो है वो सेपरेट हो गई, दिख रहा है आपको, रेटिना जो है वो सेपरेट हो गई है ना। सो इट इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब रेटिना क्या होती है, डिटैच हो जाती है, किससे, सेंसरी रेटिना इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। सो इट इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस हो गया है ना। सो यहाँ पे फिर देखो, रेटिना रिप्स फ्रॉम आरपीई, अगर सिंपल वर्ड में याद करोगे आप तो आपको कैसे याद करना है, दैट इज रेटिना रिप्स टीयर और सेपरेटेड फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ विजन, है ना, लॉस ऑफ विजन होगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो द इमरजेंसी कंडीशन, है ना। सो रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गया, ये दोनों हमारी ऑक्यूलर इमरजेंसी है, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक रेगमेटोजिनस हो गया, ट्रैक्शन हो गया, एक्सुडेटिव हो गया। सो उसमें रेगमेटोजिनस का इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। सो रेगमेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट इज मोस्ट कॉमन। इसमें बेसिकली क्या होता है, टीयर और होल क्रिएट हो जाता है इन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, सो सेपरेट हो जाती है, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज रिप, टीयर और होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो क्लिनिकल फीचर रेटिनल डिटैचमेंट में, बेसिकली क्लिनिकल फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको फ्लैश कर्टेन याद करना है। फ्लैश कर्टेन में क्या याद करना है, एफ इज फ्लैशेज ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग है जो आपको पता होना चाहिए। फ्लैश में फ्लैशेज ऑफ लाइट, एल इज द लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, ए इज द अलॉट ऑफ फ्लोटर्स। सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, एक हमारा फ्लैशेज ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है ना। उसके अलावा सडन विजन लॉस, हैजी विजन, एंड सी इज द कर्टेन लाइक शेडो ओवर द विजन। सो ये 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, दैट इज फ्लैशेज ऑफ लाइट, लॉट ऑफ फ्लोटर्स, ठीक है, एंड द कर्टेन लाइक शेडो ओवर द विजन। सो ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तीनों, बाकी सारे याद कर लेना विद द निमोनिक फ्लैश कर्टेन। F is the flashes of light, L is the loss of peripheral vision, A is the lot of floaters, and S is the sudden vision loss, क्योंकि एकदम से रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, सो सडन विजन लॉस भी हो सकता है, हेजी विजन एंड द कर्टेन लाइक शेडो ओवर द विजन, ठीक है। अगेन रेटिनल डिटैचमेंट का भी कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना। इसका भी मैनेजमेंट क्या है, दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में बहुत सारे हैं, लाइक लेजर फोटो कोएगुलेशन, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, लेजर फोटो कोएगुलेशन, जहाँ पे टियर हुआ है, होल क्रिएट हुआ है, विद द हेल्प ऑफ लेजर उस एरिया को फिल कर देते हैं एंड प्रॉपर एडहेशन हो जाता है ना। सो दैट इज द लेजर फोटो कोएगुलेशन। उसके अलावा क्रायोथेरेपी होती है, डायथर्मी होती है। क्रायोथेरेपी में लाइक इंटेंस कोल्ड वहां पे अप्लाई करती है जहाँ पे डिजनरेशन हो रखा है, होल हो रखा है, सो दैट प्रॉपर एडहेशन हो जाए, ठीक है ना। उसके अलावा स्क्लेरल बकलिंग भी होती है, जिसमें हम स्क्लेरा के अराउंड क्या लगा देते हैं, दैट इज काइंड ऑफ सिलिकॉन बैंड लगा देते हैं एंड वो स्क्लेरा को इनवर्ट प्रेस करता है, ठीक है ना। सो दैट इज द स्क्लेरल बकलिंग। एंड उसके अलावा विट्रेक्टोमी भी होती है, विट्रस ह्यूमर को ही रिमूव कर देते हैं, है ना, विट्रस ह्यूमर को रिमूव कर देते हैं एंड देन वो रेटिना को प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी भी होता है। न्यूमेटिक मतलब कि न्यूमा मतलब कि गैस बबल इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वो प्रेस करते हैं, ठीक है ना। सो लेजर फोटो कोएगुलेशन, क्रायोथेरेपी, डायथर्मी, स्क्लेरल बकलिंग, vitrectomy, pneumatic retinopexy, this all are the surgical management of retinal detachment. There is no medical management, ठीक है ना। एंड आफ्टर सर्जरी यू हैव टू, लाइक जब पेशेंट का रेटिनल डिटैचमेंट होता है ना, आपको पेशेंट को क्या बोलना है कि जब आपका रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है, कंप्लीट बेड रेस्ट बोलना होता है हमें पेशेंट को, ठीक है ना। कवर बोथ द आईज
दोनों आईज को कवर करना है एंड अवॉइड द जर्की मूवमेंट ऑफ द हेड। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग रेटिनल डिटैचमेंट, क्योंकि अगर बेड रेस्ट नहीं किया, अगर आईज को कवर नहीं किया और लाइट जा रही है तो और डिटैचमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट, टू प्रिवेंट द फर्दर डिटैचमेंट, हमें पेशेंट को बेड रेस्ट, कवर बोथ आईज, अवॉइड जर्की मूवमेंट ऑफ द हेड, ये अवॉइड करनी होती है, ठीक है ना। कमिंग टू द वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंजक्टिवाइटिस। सो कंजक्टिवाइटिस सबको पता है, कंजक्टाइवा आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टाइवा, ठीक है ना। अब ये जो इन्फेक्शन है वो बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, या फिर एलर्जिक भी होती है, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया अगर कॉज होता है ना, सो बेसिकली कहीं काइंड ऑफ पस जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, बाकी वायरस में और एलर्जिक में वाटरी डिस्चार्ज होता है। सो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर्स याद करना है। सो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा। सो कंजक्टिवा कैसा होगा, रेड होगा, वेट होगा एंड इरिटेशन होगा। सो आपको रेड, वेट, इरिटेशन याद करना है। सो रेडनेस होगा एंड वेट, वेट वेट मतलब कि डिस्चार्ज आएंगे, एंड इरिटेटेड होगा, इरिटेशन होगी। सो ये 3 पॉइंट याद करना है, रेड, वेट, इरिटेशन, ठीक है ना। जब कंजक्टिवाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं उसको हमें क्या बताना है, डू नॉट रब द आईज, हैंड एंड आई हाइजीन, है ना। सो डू नॉट रब द आईज, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड और आई हाइजीन मेंटेन करना है। अगर आप आईज को टच कर रहे हो या बिफोर और आफ्टर टचिंग आपको हैंड वॉश करना है, और आई की हाइजीन मेंटेन करते रहना। जो भी डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है उसको विथ लाइक कॉटन जो क्लॉथ्स है, क्लीन और स्टेराइल कॉटन क्लॉथ, सो अच्छे से उसको वाइप करना है, क्लीन करना है, ठीक है ना। एंड उस कपड़े को नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करना, मुझे कंजक्टिवाइटिस नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा कोल्ड कंप्रेस यूज करना है सो दैट थोड़ा सा इरिटेशन कम हो, एंड वियर डार्क ग्लासेस, ठीक है ना। मेकअप अवॉइड करना है ड्यूरिंग दैट टाइम, लाइक ड्यूरिंग कंजक्टिवाइटिस जब तक आपको है, आपको मेकअप जो आईज मेकअप है वो बेसिकली वो अवॉइड करना है। एंड डू नॉट शेयर द टॉवेल विद द अनदर पर्सन, क्योंकि उसको भी हो सकता है, इट इज अ कंटेजियस डिजीज, है ना। सो दूसरों को भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपको कंजक्टिवाइटिस के बारे में ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट क्या है, दैट इज द आई ड्रॉप। सो लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उसको आई ड्रॉप भी डालना है, ऑइंटमेंट भी डालना है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, तो सबसे पहले हम आई ड्रॉप डालेंगे, देन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन हम ऑइंटमेंट डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई ऑइंटमेंट कहाँ पे डालते हैं, इन द लोअर कंजक्टाइवल सैक फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई ड्रॉप कहाँ डालते हैं, अगेन लोअर कंजक्टाइवल सैक में डालते हैं, ठीक है ना। आई ऑइंटमेंट में हम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस ऐसे डालते हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस ड्रॉप, अगर आप आई ड्रॉप डालते हो, अप्लाई द प्रेशर ओवर इनर कैंथस और नेज़ोनेक्राइमल डक्ट पे आपको 30 to 60 सेकेंड का प्रेशर लगाना है, टू अवॉइड द सिस्टमिक साइड इफेक्ट, है ना, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए। उसके अलावा ये तो हमारा आई ड्रॉप का हो गया। ईयर ड्रॉप से भी बहुत बार एमसीक्यू आ रखा है। ईयर ड्रॉप में अगर आपको चिल्ड्रन मोर देन 3 years एंड एडल्ट में अगर आप आई ड्रॉप डालते हैं, तो आपको क्या करना है, पिन्नक को अप एंड बैक करना है ना, पिन्नक को अप एंड बैक करना है, क्यों, सो दैट जो हमारा ऑडिटरी कनाल है वो स्ट्रेट हो जाए, है ना, इसलिए, ठीक है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड लेस देन 3 years के अगर बच्चे हैं तो उसको हम डाउनवर्ड एंड बैक करेंगे। सो ऐसे याद करना, लेस देन 3 years के बच्चे हैं मतलब उससे हमें ऐसे झुक के बात करना होता है ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हमें उससे बेंड होके बात करना पड़ेगा, सो इसलिए हम डाउन हो जाएंगे, तो डाउन एंड बैक करेंगे। चिल्ड्रन है मोर देन 3 years एंड एडल्ट है, उससे हम खड़े होके बात करेंगे बिकॉज वो बड़े हैं, सो अप एंड बैक ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। सो ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप हो गया, that's it. So that's at least these all the point regarding eye आपको याद करना है, ठीक है ना। ईयर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है ना, ईयर से रिलेटेड मैंने all the things I have covered, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा that is on ऑनको। सो ऑनको से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी होता रहेगा, जो मैंने आपको नॉर्सेट मॉक टेस्ट की जो मेरी सीरीज है वो भी प्लीज आप जरूर करा करो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ड्यूरिंग माई एमआरपी सीरीज जो मैंने चीजें को कवर नहीं किया है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गई है वो मैं उस टाइम कवर कर देती हूँ ड्यूरिंग माई नॉर्सेट मॉक टेस्ट। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड सारे एमसीक्यू करवाया था, तो बहुत सारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने अपने इंटीग्यूमेंट्री वाले जो मेरा एमआरपी था उसमें कवर नहीं हुआ था, बट जब मैंने एमसीक्यू करवाए थे उसमें कवर हुआ था, ठीक है ना। तो प्लीज मेरी एमआरपी सीरीज के साथ साथ आप एमसीक्यू जरूर देखो, नॉर्सेट एमसीक्यू जो टेस्ट है वो जरूर करो, इससे आपको ही फायदा है, क्योंकि
एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जहां से मिले जैसे मिले आप एमसीक्यू करो, क्वालिटी एमसीक्यू जरूर करो, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो एंड पढ़ते रहो।